लास्ट टाइम हमने सीखा ये था कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ बाउंडेड हो, और मैंने कहा ये था कि ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज़ किया करेंगे। इसका यूज़ हम किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए किया करेंगे। हम या तो ये प्रूफ किया करेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग है, रिज़ल्ट निकल आएगा वो कन्वर्जेंट है, या प्रूव किया करेंगे कि सीक्वेंस डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है, तो फिर कंफर्म हो जाया करेगा कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। आज हम दो एक्सरसाइजेज करने लगे हैं। प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो सीक्वेंस 1 + 1/n है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और ये प्रूफ करने के बाद हम कह देंगे कि इसकी लिमिट का जो भी आंसर आ रहा है उसका नाम हम ई रख लेते हैं। और सेकेंडली हम इंडक्टिवली डिफाइन की गई सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है। प्रूव ये करना चाहते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n का आंसर ई है। आंसर ई मैंने बताया हम खुद रख लेंगे। हमने बेसिकली प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। जब हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे ये कि इसकी लिमिट का आंसर कोई ना कोई रियल नंबर है, हम उसका नाम ई रख लेते हैं। डायरेक्ट हम इसकी लिमिट हल नहीं कर पाते, हम प्रूव ये करेंगे कि 1 + 1/n वाली सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड और इंक्रीजिंग है। इससे प्रूव ये हो जाएगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये कन्वर्जेंट है, उसकी लिमिट का आंसर हम ई रख लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस सीक्वेंस का नाम हम xn रख लेते हैं। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग हो तो कंफर्म है कि वो कन्वर्ज करती है। अगर अब हमने प्रूव ये करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मुझे दो बातें प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, और दूसरी बात ये प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। मुझे दो बातें प्रूव करना है, एक ये कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और एक ये कि बाउंडेड अबव है। तो ज़रा याद कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको कहते हैं। एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर और इक्वल हो उसे हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। और याद कर लेते हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस किसको कहते हैं, ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर टर्म किसी एक नंबर से लेसर इक्वल हो, उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए इस वक्त हमने ये दो बातें प्रूफ करनी है। पहले हम प्रूव ये करने लगे हैं कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे प्रूफ किया जाए। इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमने प्रूव ये करना है कि xn + 1 xn से ग्रेटर और इक्वल है। xn + 1 को xn से ग्रेटर और इक्वल प्रूफ करने के लिए मैं जो मेथड अडॉप्ट करने लगा हूँ वो ये है कि xn + 1 को xn से डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि ये डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, उसके बाद xn को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो xn + 1 ग्रेटर और इक्वल टू xn हो जाएगा। xn जो हमारे पास सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। n को 1 लें, x1, n को 2 लें, x2, जितनी भी टर्म्स बन रही हैं वो सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसलिए इसको xn से मल्टीप्लाई करने पे इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये रिज़ल्ट प्रूफ करना चाहूँगा, और कैलकुलेशन में आसानी के लिए मैं xn + 1/xn की बजाय ऊपर xn ले रहा हूँ और नीचे xn - 1 ले रहा हूँ। ऐसी सूरत में भी nth टर्म जो है वो n - 1 से नेक्स्ट टर्म है। इस केस में हम कहेंगे ये कि ये रिज़ल्ट हम प्रूव करें तमाम नंबर्स n ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए, और इस केस में हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे n ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए। जब 2 लेंगे तो ऊपर सेकंड टर्म और नीचे फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ी प्रूव हो जाएगी। तो xn + 1/xn को 1 से ग्रेटर और इक्वल, बल्कि इसकी बजाय xn/xn - 1 को 1 से ग्रेटर और इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। उसके लिए xn 1 + 1/n है
और xn माइनस वन n की जगह n माइनस वन लिख लें, 1 प्लस 1 ओवर n माइनस वन की पावर n माइनस वन। और ये रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए। इसको करेंगे सिंप्लीफाई और प्रूफ करेंगे कि ये 1 से ग्रेटर इक्वल है। क्या सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया, n प्लस वन ओवर n बन गया, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया, n माइनस वन एलसीएम n माइनस वन प्लस वन आ गया। ये वाला प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में n प्लस वन की पावर n अलग लिख ली, n की पावर n लिख ली, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स रेसिप्रोकल हो गई, n माइनस वन की पावर n माइनस वन न्यूमरेटर में आ गया और नीचे रह गया n की पावर n माइनस वन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, बनाना ऐसा चाहते हैं कि हम डिसाइड कर सकें कि ये आंसर ग्रेटर इक्वल टू 1 है। उसके लिए सिंप्लीफिकेशन हम ये कर रहे हैं कि n माइनस वन की पावर n माइनस वन को हमने n माइनस वन की पावर n और n माइनस वन की पावर माइनस वन लिख लिया। नीचे n पावर n एज इट इज़ और n पावर n माइनस वन को n पावर n और n पावर माइनस वन लिख लिया। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस वन और n माइनस वन को इकट्ठा कर लें, इसकी पावर n हो जाएगा। नीचे बेसिस सेम है, n की ये पावर्स ऐड कर लें, n पावर 2n हो जाएगा, n माइनस वन न्यूमरेटर में n आ जाएगा और n माइनस वन की पावर माइनस वन डिनोमिनेटर में n माइनस वन हो जाएगा। ये n स्क्वेयर माइनस वन बन जाएगा और डिनोमिनेटर को n स्क्वेयर की पावर n लिख सकते हैं। इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, n स्क्वेयर माइनस वन ओवर n स्क्वेयर की पावर n, ये एज इट इज़। इस n स्क्वेयर को अब डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस वन ओवर n स्क्वेयर की पावर n और n ओवर n माइनस वन। 1 माइनस वन ओवर n स्क्वेयर की पावर n को सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास मौजूद है बर्नौलीज इनइक्वालिटी। बर्नौलीज इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर n सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें n कोई नेचुरल नंबर और x माइनस वन या उससे ग्रेटर नंबर है, तो ये ग्रेटर इक्वल है 1 प्लस एन एक्स से। 1 प्लस एक्स पावर n की जगह 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे तो 1 प्लस एन एक्स छोटा हो जाएगा। यहाँ पर इस वक्त 1, इस माइनस को अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ प्लस और माइनस 1 ओवर n स्क्वेयर, इस सारे की पावर n। मेरे पास ये जो है ये इस वक्त x है, 1 प्लस एक्स पावर n। बर्नौली इनइक्वालिटी की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस n और x की जगह माइनस 1 ओवर n स्क्वेयर। तो बर्नौली इनइक्वालिटी का यूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, राइट साइड पर इस ब्रैकेट की जगह 1 प्लस n और ये हमारे पास x आ गया, ये वाला n ओवर n माइनस वन एज इट इज़। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक n कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस वन ओवर n आ जाएगा और n ओवर n माइनस वन एज इट इज़। इसमें एलसीएम ले लें या कह लें इस n से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, n से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो न्यूमरेटर में n माइनस वन और डिनोमिनेटर में भी n माइनस वन कैंसिल होकर 1 आ गया। अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो इस 1 से ग्रेटर इक्वल हो गई है। xn ओवर xn माइनस वन 1 से ग्रेटर इक्वल है। xn माइनस वन को राइट साइड पर ले जाएं तो xn ग्रेटर इक्वल टू xn माइनस वन है। xn माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी की सेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखना है कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक, अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं मैंने आपको शुरू में बताया है कि वो सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव टर्म कोई नहीं है। xn ग्रेटर इक्वल टू xn माइनस वन हो गया है, ये रिजल्ट n ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए है। इसी में अगर आप n को n प्लस वन से रिप्लेस कर लें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास xn प्लस वन बन जाएगा, यहाँ xn आ जाएगा और अब ये रिजल्ट n प्लस वन ग्रेटर इक्वल टू 2, 1 को उधर ले जाएं, n ग्रेटर इक्वल टू 1 या कह लें तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए बन गया। हमने प्रूव ये करना था कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर इक्वल है और ये हमने प्रूव कर लिया। प्रूव हो गया है कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग प्रूव कर चुके हैं और अब हम दूसरी बात प्रूव करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमने प्रूव ये करना है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक रियल नंबर से लेसर इक्वल है।
अब इस बात को कैसे प्रूव किया जाए, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ बाइनोमियल थ्योरम का। 1 + 1 ओवर n की पावर n को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। इसको एक्सपेंड करने के लिए इस पावर को हम इस्तेमाल करने लगे हैं बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम याद करवा देता हूँ। 1 + x पावर n को हम 1 + nx, फिर नेक्स्ट टर्म में n, फिर n में से एक कम 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में n इंटू n से एक कम इंटू 2 कम, नीचे 3 फैक्टोरियल x क्यूब। जब देखें n में से 2 कम करते हैं तो नीचे 3 फैक्टोरियल आता है, या ऐसे सोचें कि नीचे 3 फैक्टोरियल आता है तो ऊपर लास्ट फैक्टर n-2 है, नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा तो ऊपर लास्ट फैक्टर n-3 होगा। लास्ट टर्म को हम x पावर n भी लिख सकते हैं और इसी तरतीब से भी लिख सकते हैं। इस बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करने लगे हैं यहाँ पर x 1 ओवर n लेते हुए एक्सपेंड करते हैं 1 + n, x की जगह 1 ओवर n, n n-1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर 1 ओवर n का स्क्वायर, n n-1 n-2, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल x क्यूब 1 ओवर n क्यूब और सो ऑन। लास्ट टर्म को भी मैं इसी तरतीब से लिख रहा हूँ। नीचे n फैक्टोरियल आएगा तो न्यूमरेटर में n एक कम, फिर नेक्स्ट फैक्टर में 2 कम, लास्ट फैक्टर में n में से नीचे जिसका फैक्टोरियल है उससे एक कम माइनस करेंगे, यानी n में से n-1 माइनस होगा और x की पावर n यानी 1 ओवर n पावर n। और इसमें n को n से कैंसिल कर लें तो 1 + 1 आ गया। यहाँ पर आप n कॉमन ले लें तो 1 - 1 ओवर n हो जाएगा n स्क्वायर। इसमें से एक n कॉमन, एक n इसमें से कॉमन, तो n इंटू n n क्यूब हो जाएगा। ये 1 - 1 ओवर n बन जाएगा। ये n कॉमन लेकर 1 - 2 ओवर n बन जाएगा। और इसी तरह लास्ट में से जब हर ब्रैकेट में से n कॉमन लेंगे, टोटल फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास n हो जाएंगे, तो n कॉमन आकर बाहर n की पावर n हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर 1 - 1 ओवर n, नेक्स्ट फैक्टर 1 - 2 ओवर n, और ये लास्ट वाला फैक्टर 1 - n - 1 ओवर n, और नीचे वाला n की पावर n और ये वाला n फैक्टोरियल। इसमें आप अगर इस फैक्टर की बात करें, इस फैक्टर में 1 - 1 ओवर n 1 से छोटा नंबर है। अगर मैं इसकी जगह 1 लिख दूं, बड़ा नंबर, तो राइट साइड बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता ये हूँ कि मैं इन सारे नंबर्स को सम करके एक फिक्स नंबर बना लूँ और मैं कह सकूँ कि सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो इस फिक्स नंबर से लेसर इक्वल है। तो मैं इसको 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, बड़े नंबर से। इस 1 - 1 ओवर n को भी इससे बड़े नंबर 1 से रिप्लेस कर दूंगा, इसको भी 1 से रिप्लेस कर दूंगा, इस 1 - 1 ओवर n को भी 1 से, इस 1 - 2 ओवर n को भी 1 से, इस 1 - n - 1 ओवर n को भी। यहाँ पर n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ n पावर n कैंसिल हो गया। इन ब्रैकेट्स की जगह बड़े नंबर 1 लिख लिए, राइट साइड बन गई ये 1 एज इट इज़। इस 1 को मैंने 1/2 पावर 0 लिख लिया, इसको 2 फैक्टोरियल को मैंने 2 × 1 लिख लिया, इसकी जगह 1 आ गया। 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1 लिख लिया। नेक्स्ट टर्म में जो 4 फैक्टोरियल होगा उसे 4 × 3 × 2 × 1, और इस n फैक्टोरियल को n × n - 1 से कम होते हुए 4 3 2 1 तक। मेरी कोशिश ये है कि मैं इन सारे नंबर्स को ऐड कर सकूं। आप 2 तरह की सीरीज़ को ऐड करना सीखते आए हैं, अर्थमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्या तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाए तो हम इसका सम कर सकेंगे, या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाए तो हम इसका सम कर सकेंगे। और मैं बना रहा हूँ इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़। कैसे? ये 1/2 की पावर 0 है, ये 1/2 की पावर 1 है। अगर ये 1/2 स्क्वायर हो जाए, 1/2 क्यूब हो जाए और सो ऑन, तो हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगी। और जब भी किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म बन रही हो तो हम उसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं, और हमारे पास उसके सम का फार्मूला मौजूद है। तो मैं यहाँ पर 3 की जगह 2 लिख रहा हूँ। अगर मैं 3 की जगह 2 लिखूँगा, नीचे छोटा नंबर कर दूंगा, तो आंसर पहले से बड़ा हो जाएगा और यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी,
सेकंड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, थर्ड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ 3 की जगह 2 लिखने से 1/2² बन जाएगा और राइट साइड पहले से ग्रेटर हो जाएगी। ग्रेटर और इक्वल लिखा जा सकता है इसको। इसी तरह इस टर्म में 3 को 2 से रिप्लेस करूंगा, 4 को 2 से रिप्लेस करूंगा, तो 2 × 2 × 2 2 क्यूब हो जाएगा, 1/2³ बन जाएगी हमारे पास ये वाली टर्म। और इससे नेक्स्ट टर्म 1/2⁴ बन जाएगी और सो ऑन। यहाँ पर जब मैं 3 की जगह 2 लिखूंगा, 4 की जगह 2 लिखूंगा, n-1 की जगह 2 लिखूंगा, n की जगह 2 लिखूंगा, तो ये टोटल फैक्टर्स होंगे तादाद में n-1। इस वक्त टोटल फैक्टर्स n हैं 1 तक जाकर, लेकिन मैं 1 को 2 से रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि बड़े नंबर को छोटे से रिप्लेस करूं। नीचे नंबर छोटा करूंगा तो राइट साइड बड़ी हो जाएगी। मैं सीक्वेंस की हर टर्म को किसी एक नंबर से छोटा बनाना चाह रहा हूं, राइट साइड बड़ी करना चाह रहा हूं। तो जब मैं 3, 4 इन सब की जगह 2 लिखूंगा तो ये 2n-1 बन जाएगा और राइट साइड मेरे पास बन गई है एक ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम वाले फार्मूले से ऐड कर लेंगे। ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर आपने n टर्म्स ऐड करनी हो, ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म a1 हो, सेकंड टर्म a1r यानी हर नेक्स्ट टर्म r से मल्टीप्लाई करके बन रही हो, तो फर्स्ट n टर्म्स के सम का फार्मूला होता है a1 1 - r⁻n/1 - r। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/2⁴ या कह लें 1 है। हर दफ़ा 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन रेशो 1/2 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो इस फार्मूले की मदद से इसका सम मालूम करते हैं। ये 1 एज इट इज, ये फार्मूले के मुताबिक a1 यानी 1 - r 1/2 उसकी पावर n r पावर n और नीचे 1 - 1/2। डिनोमिनेटर में 1 - 1/2 जो है वो 1/2 बन जाएगा, ये एज इट इज, और ये 1 - 1/2 एज इट इज। ये 1/2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा और इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1 + 2 3 बन गया और इसको 1/2n-1 लिख लिया। हमारे पास जो सीक्वेंस की हर टर्म आ रही है वो 3 में से कुछ माइनस होकर बन रही है। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ इस सीक्वेंस की हर टर्म 3 से लेस है। 3 में से माइनस कर रहे हैं, नहीं माइनस करेंगे तो 3 से लेस हो जाएगी। ओवरऑल मैं ये भी कह सकता हूँ कि xn जो है वो <3 है या सिंपली <3 कह लूँ। इस सीक्वेंस की हर टर्म 3 से लेस है। अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से लेस हो, वैसे डेफिनेशन के मुताबिक <= होता है, यहाँ पे आप <= भी लिख लेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, स्टेटमेंट तब भी ट्रू रहेगी। अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर से <= हो तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। इसका मतलब है हमारी ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। हमने प्रूव कर लिया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। हमने लिमिट हल करना थी कि सीक्वेंस की 1 + 1/n की। हमने 2 बातें प्रूव कर ली। हमने प्रूव कर लिया कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड अबव भी है, और हमारे पास रिजल्ट मौजूद है कि वो सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग भी हो और बाउंडेड अबव भी हो और रियल नंबर्स की सीक्वेंस हो वो कन्वर्जेंट होती है। हमारे पास ये सीक्वेंस रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, इंक्रीजिंग है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होने का मतलब है इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। 1 + 1/n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रही है। कितना आंसर है ये हमें नहीं मालूम। कुछ गैस कर सकते हैं कि ये जो आंसर है ये 3 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्वेंस की हर टर्म 3 से लेस है। दूसरा ये भी गैस कर सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म थी इस सीक्वेंस की x1 वो बनती है 1 + 1/1 की पावर 1 यानी 2। तो इसका मतलब है ये आंसर E 2 से बड़ा है, क्योंकि सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट टर्म 2 है, इंक्रीज होती जा रही है, 3 से लेस है। तो इतना तो गेस किया जा सकता है कि ये जो नंबर आएगा आंसर, जिसका नाम हमने इस वक्त E रख लिया है, ये 2 से ग्रेटर और 3 से लेसर इक्वल होगा। इस नंबर को हम E कहते हैं। यही इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर है। ये E नंबर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो डेसिमल प्लेसेस में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। n की कुछ वैल्यूज़ के लिए
n की जगह 100 लिख के 1000 लिख के जो सीरीज़ बन रही है उसको सम कर लें तो कंप्यूटर की मदद से e की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मालूम की जा सकती है। बहरहाल ओवरऑल हमने प्रूव ये किया है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है, इसलिए हमने कह दिया है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो बाज़ औक़ात ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिनकी लिमिट डायरेक्ट एवेल्यूएट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन हम इस थ्योरम का इस्तेमाल करके कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव हो तो कन्वर्जेंट होती है, हम उसे कन्वर्जेंट प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन लिमिट हल करना बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता, लेकिन बाज़ हालात ऐसे भी होते हैं कि हम लिमिट भी मालूम कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एक ऐसी ही कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम ये प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बल्कि उसकी लिमिट भी एवेल्यूएट करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम हल करने लगे हैं सीक्वेंसेस की लिमिट, ऐसी सीक्वेंसेस की लिमिट जो डिफाइन की गई हों इंडक्टिवली। किसी सीक्वेंस को इंडक्टिवली कैसे डिफाइन किया जाता है? हमने डिफाइन किया था लेक्चर नंबर 27 के अंदर कि अगर किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो और उसके बाद बाकी टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए टर्म नंबर n+1 का फार्मूला टर्म नंबर n की शक्ल में मौजूद हो, यानी फर्स्ट टर्म डायरेक्ट गिवन हो और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म्स मालूम करने के लिए प्रीवियस टर्म को इस्तेमाल करके मालूम कर लें, तो हम कहते हैं वो इंडक्टिवली गिवन सीक्वेंस है। अगर किसी सीक्वेंस का फार्मूला इंडक्टिवली गिवन हो और हम उसको प्रूव कर लें कि वो कन्वर्जेंट है तो हम उसकी लिमिट भी मालूम कर सकते हैं। एक एग्जांपल कर रहे हैं, हमने चेक करनी है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस सीक्वेंस की। सीक्वेंस को इंडक्टिवली डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 2 के स्क्वायर रूट के इक्वल है और उसके बाद सीक्वेंस की आपने कोई भी नेक्स्ट टर्म मालूम करनी हो तो an+1 इक्वल है 2 + an का स्क्वायर रूट। हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। एक बात आप नोट कर सकते हैं, सीक्वेंस की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अगर हम इसको प्रूव ये कर दें कि ये इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है तो प्रूव हो जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है। तो हम इसको प्रूव करना चाहते हैं इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव सीक्वेंस, क्योंकि हमें मालूम है कि इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ करती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रूव करने लगे हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो मेरे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये प्रूव करने लगे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से मैं प्रूव ये करने लगा हूँ कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मैं इसको इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्रूव करना चाहता हूँ तो मुझे प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस की टर्म नंबर n+1 हमेशा टर्म नंबर n से ग्रेटर इक्वल है। और चूँकि मैं प्रूव कर रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर हमने किसी रिज़ल्ट को प्रूव करना हो तो याद करें कैसे किया करते हैं। 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में चेक करते हैं कि जिस स्टेटमेंट को हम प्रूव करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट n=1 के लिए ट्रू है या नहीं। अगर n=1 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो तो हम कहते हैं कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। फिर स्टेप 2 है जिसमें कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 में हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो n=k के लिए ट्रू है और उसको नेक्स्ट n की वैल्यू k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। अगर आप इसको डिटेल के साथ देखना चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे अप्लाई किया जा सकता है तो उसके लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ मौजूद है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 के बारे में। वहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के इस्तेमाल को डिटेल के साथ सिखाया है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने लगे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। फर्स्ट कंडीशन बना रहे हैं, स्टेटमेंट हमने ये वाली प्रूव करनी है n=1 के लिए। n=1 के लिए यानी हम यहाँ पर n को 1 लिखें तो हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि a2 > a1 है। तो a2 को a1 से ग्रेटर इक्वल प्रूव करना चाह रहे हैं। a2 बनेगी कहाँ से? a2 बनाने के लिए मेरे पास ये फार्मूला
मौजूद है। an+1 इज इक्वल टू 2 प्लस an का स्क्वायर रूट। इससे a2 बनाते हैं, n को 1 लिखेंगे तो a2 2 प्लस a1 का स्क्वायर रूट। a2 को a1 से ग्रेटर प्रूव करना चाहते हैं। इस वक्त राइट साइड पर a1 मौजूद है, इस a1 की जगह 2 का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। क्योंकि a1 2 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, a1 की जगह 2 का स्क्वायर रूट लिखने से a2 मेरे पास 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। इसको कंपेयर करना है a1 से। ये जो मेरे पास आंसर आया है a1 यानी 2 के स्क्वायर रूट से बड़ा है। 2 का स्क्वायर रूट का आंसर जो भी होगा, यहाँ 2 में जब कुछ नंबर ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो यकीनन आंसर 2 के स्क्वायर रूट से बड़ा आएगा। यानी मेरे पास इस वक्त a2 का जो आंसर है वो 2 के स्क्वायर रूट से बड़ा यानी a1 से ग्रेटर है। a2 मेरे पास ग्रेटर और इक्वल आ गई a1 से, यानी जो रिजल्ट है, जो स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं वो n=1 के लिए ट्रू है। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। अब कंडीशन 2 में सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n=k के लिए ट्रू है, यानी ak+1 जो है वो ak से ग्रेटर है। और अब मुझे इस स्टेटमेंट को बनाना है n=k+1 के लिए। n को k+1 लिखूं तो मुझे बेसिकली बनाना है कि ak+2, यहाँ पर k+1 लिखूंगा तो ak+2 ग्रेटर और इक्वल टू a, n की जगह k+1 लिखूंगा तो ak+1। ये स्टेटमेंट मुझे बनाना है। ये मेरे पास होल्ड कर रही है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को बनाना चाहता हूँ। ak+2 कहाँ से मालूम करूँगा? ak+2 इस फार्मूले से मालूम करूँगा। इसमें n की जगह k+1 लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास ak+2 आ जाएगा। यहाँ k+1 लिखने से ak+1 आ गया। ak+2 इज इक्वल टू 2 प्लस ak+1 का स्क्वायर रूट। ये रिजल्ट बनाना चाहता हूँ। राइट साइड पर मैं ak+1 बनाना चाहता हूँ, यानी बेसिकली मैं 2 प्लस ak का स्क्वायर रूट लाना चाहता हूँ। ये जो ak+1 है ये ग्रेटर और इक्वल है ak से। राइट साइड पर ak+1 की जगह अगर ak लिख ली जाए, छोटा नंबर लिख लिया जाए, तो मेरे पास राइट साइड लेसर इक्वल हो जाएगी और मेरे पास राइट साइड 2 प्लस ak का स्क्वायर रूट बन गई। और 2 प्लस ak का स्क्वायर रूट ak+1 के इक्वल होगा, यानी मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो बेसिकली बन गई है ak+1। तो ak+2 ग्रेटर और इक्वल टू ak+1। n=k+1 के लिए भी रिजल्ट मैंने बना लिया है। n=k के लिए सपोज कर लिया, स्टेटमेंट ट्रू है। सीक्वेंस की टर्म नंबर k+1 टर्म नंबर k से ग्रेटर और इक्वल है। इसके बाद k+1 के लिए बनाना था, यानी सीक्वेंस की टर्म नंबर k+2 को मैंने टर्म नंबर k+1 से ग्रेटर और इक्वल करना था। इस फार्मूले की मदद से जो क्वेश्चन में दिया था मैंने ak+2 टर्म नंबर बनाई और राइट साइड को मैंने ak+1 में चेंज कर लिया। राइट साइड थोड़ी छोटी हो गई, ak+2 ak+1 से ग्रेटर और इक्वल हो गई। स्टेटमेंट मैंने प्रूव कर ली है n=k+1 के लिए, यानी कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई है। इंडक्शन के मुताबिक हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक जो सीक्वेंस an है हमने प्रूव कर लिया है कि वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने कहा यह था कि हम दो बातें प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है। इंक्रीजिंग हमने प्रूव कर लिया है। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है, और ये बात भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन की मदद से प्रूव करेंगे। हमारे पास जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो 2 का स्क्वायर रूट है, और बाकी सारी टर्म आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इसकी सेकंड टर्म मालूम करूं, n को 1 लिखूं, तो वो 2 प्लस a1 का स्क्वायर रूट यानी 2 स्क्वायर रूट, इस सारे का स्क्वायर रूट। अभी भी जो आंसर आएगा वो 2 से लेस आएगा। ये आंसर भी 2 से लेस है। मेरा गेस वर्क ये है कि इस सीक्वेंस की हर टर्म ही 2 से लेसर इक्वल है। तो मैं बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन प्रूव ये करना चाहता हूँ कि जो मेरी सीक्वेंस है उसकी हर टर्म 2 से लेसर इक्वल है। ये मैंने गेस लगाया है,
और ये रिजल्ट मैं प्रूव करूँगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन के वही स्टेप्स पहली कंडीशन 1 में n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करने का मतलब है मैं प्रूव करूंगा कि a1 2 से लेसर इक्वल है, और a1 2 का स्क्वायर रूट है, ऑब्वियसली ये 2 से लेसर इक्वल है। यानी इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्रू है। जो स्टेटमेंट जो क्लेम है जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। कंडीशन 1 हमारी सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन 2 में सपोज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी सीक्वेंस की टर्म नंबर जो k है वो 2 से लेसर इक्वल है। अब मुझे टर्म नंबर k प्लस 1 के बारे में ये रिजल्ट बनाना है। टर्म नंबर k प्लस 1 के बारे में रिजल्ट इसकी मदद से बनाऊंगा। तो टर्म नंबर k प्लस 1 के बारे में रिजल्ट ak प्लस 1 2 प्लस ak के स्क्वायर रूट के इक्वल है। ak की जगह इससे ग्रेटर और इक्वल नंबर 2 पुट कर ले तो राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी, और 2 प्लस 2 का स्क्वायर रूट यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ak प्लस 1 जो है वो भी लेसर इक्वल टू 2 आ गई है। हमने सपोज कर लिया था कि स्टेटमेंट ये वाली n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। हमने प्रूव कर लिया कि यही स्टेटमेंट यानी ak प्लस 1 भी 2 से लेसर इक्वल है। कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक जो हमारी सीक्वेंस है बाउंडेड अबव है और इसकी हर टर्म 2 से लेसर इक्वल है। और चूंकि हमें मालूम है कि बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, इसका मतलब है ये वाली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an एग्जिस्ट कर रही है। हमने प्रूव किया कि ये सीक्वेंस an बाउंडेड अबव भी है और इंक्रीजिंग भी है, और हर वो सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव और इंक्रीजिंग हो कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है। जब हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल की थी तो कन्वर्जेंट कह देने के बाद हमने कह दिया था कि इसकी लिमिट का आंसर हम ई नाम रख लेते हैं। आंसर कैलकुलेट नहीं कर सके थे, लेकिन इस एग्जांपल में हम आंसर कैलकुलेट करने लगे हैं। सपोज कर रहे हैं कि इसकी लिमिट का आंसर x है। हमारे पास दो फार्मूला ही मौजूद हैं। एक फार्मूला ये है कि हमारे पास सीक्वेंस की टर्म नंबर 1 2 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, और एक फार्मूला ये है कि टर्म नंबर n प्लस 1 जो है वो 2 प्लस an के स्क्वायर रूट के इक्वल है, और ये फार्मूला n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए होल्ड कर रहा है। हमने सपोज कर लिया है कि सीक्वेंस की लिमिट x है। अगर सीक्वेंस an की लिमिट x है तो सीक्वेंस an प्लस 1 की लिमिट क्या होगी? अगर वो भी हमें मालूम हो जाए तो हम इस इक्वेशन की मदद से उस x को मालूम कर सकेंगे। इसके लिए याद कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 30 में हमने पढ़ा ये था कि अगर एक सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है तो उसकी m टेल xm प्लस n भी कन्वर्जेंट होगी। यहाँ पर एक सीक्वेंस an है और दूसरी सीक्वेंस an प्लस 1 को आप a1 प्लस n भी कह सकते हैं। यानी ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस की वन टेल है। सीक्वेंस xn और xm प्लस n लिखें तो उसे कहते हैं वो m टेल है। ये 1 प्लस n है तो ये इसकी वन टेल है, और हमने कहा था दोनों का बिहेवियर सेम होता है। एक कन्वर्जेंट हो तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होती है। ना सिर्फ ये कहा था बल्कि ये भी कहा था कि दोनों की लिमिट का आंसर भी सेम होता है। अगर सीक्वेंस an की लिमिट x है तो an प्लस 1 की लिमिट भी हमारे पास x ही होगी, और an प्लस 1 चूंकि 2 प्लस an स्क्वायर रूट के इक्वल है, इसमें दोनों साइड्स पर लिमिट ले लेते हैं, लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। इसकी लिमिट भी x है, इसकी लिमिट भी x है, दोनों की लिमिट की जगह यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x मालूम करना है। सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया और 2 और x को लेफ्ट साइड पर ले आए। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमने x मालूम करना है। कैसे सॉल्व किया जाए? इसके बना लेते हैं फैक्टर। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, x माइनस 2 0, x प्लस 1 0। x माइनस 2 0 से मेरे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x प्लस 1 0 से मेरे पास x की वैल्यू -1 आ गई। अब मेरे पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं। इसकी लिमिट का आंसर या तो -1 है या 2 है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब दो आंसर्स मालूम करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो दोनों हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हों। ख़ास तौर पे जब हम इक्वेशन को स्क्वायर लेकर सॉल्व करते हैं तो उसमें अक्सर एक्सट्रेनियस रूट्स आ जाया करते हैं। तो अब इनमें से कौन सा आंसर हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक और बात भी याद रहे, इसके दो आंसर भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होती है। आंसर तो इन दो में से कोई एक ही है, दो नहीं है। हमारे पास जो सीक्वेंस का फार्मूला था उससे बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि उसकी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। उसकी फर्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर रूट है। उसके बाद हमने कहा इंक्रीज़ हो रही है, यानी बढ़ रही हैं। 2 के स्क्वायर रूट के बाद बढ़ रही हैं, तो कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। अगर टर्म्स ही नेगेटिव नहीं है तो वो सीक्वेंस किसी नेगेटिव नंबर के करीब भी नहीं है। एक्सन हमेशा 2 के स्क्वायर रूट से ग्रेटर और इक्वल है, तो इसका मतलब है ये आंसर इसकी लिमिट का पॉसिबल नहीं है और सीक्वेंस की लिमिट का आंसर जो है वो 2 है। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो सीक्वेंस हमें इंडक्टिव वे में दी हुई थी, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दी हुई थी x1 2 का स्क्वायर रूट, और जिसकी बाकी सारी टर्म्स मालूम करने के लिए हमें फार्मूला गिवन था कि xn + 2 इक्वल है 2 + xn के स्क्वायर रूट के, इसकी लिमिट का आंसर 2 है। कैसे प्रूव किया? हमने दो बातें प्रूव की कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, और फिर हमने इसकी लिमिट को x अज्यूम करके और जो उसने इंडक्टिव वाली इक्वेशन दी हुई थी उसमें m सीक्वेंस की लिमिट का इस्तेमाल करते हुए हमने लिमिट का आंसर मालूम कर लिया है। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। बार्टल की बुक के मैंने 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।